इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। लेक्चर 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल, यानी केमिकल के आयन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, एक दूसरे में मूव करते हैं, उसके थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, उसी एनर्जी की हम स्टडी करते हैं। एनर्जी की जो स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम करते हैं। लेकिन जो एनर्जी की स्टडी होती है वो 2 टाइप्स में होती है। एक होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में जो टाइप, सेम एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, यानी ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसमें इसकी जो स्टडी हम करते हैं वो किसमें करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम करते हैं। जैसे सिंपल सी हम बात करें, जो हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है और ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है। सराउंडिंग है तो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसके बेसिस पे हम बहुत सारे सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोबारिक सिस्टम, आइसोकोरिक सिस्टम, आइडियाबैटिक सिस्टम। तो ये सारी सिस्टम की हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो हमारा एनर्जी का फॉर्म है, जो वो सेम एनर्जी, वो ये सेम फॉर्म में होता है, वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। ठीक, एक ही फॉर्म में एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर होता है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी अपने फॉर्म को चेंज करता है। सिंपल सी जैसे बात है आपका केमिकल एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है और फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है। यानी कि इसमें जो केमिकल एनर्जी वो अलग फॉर्म में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग फॉर्म में है। तो अपने फॉर्म को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी कि चेंज करता है। तो हम इसमें पढ़ते हैं क्या चीज, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमने थर्मोडायनामिक्स को ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किस टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसकी हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ये 2 टाइप्स का होता है। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि हमें 2 टाइप्स के ही पढ़ने हैं। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into chemical energy। ठीक है,
तो इस टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू हम करते हैं, जबकि इस टाइप्स के हम ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जबकि इसमें क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसमें रिएक्शन अपने आप अकर करता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है कि हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दे के हमें क्या करना पड़ता है? केमिकल रिएक्शन को आकर करना पड़ता है। यानी कि इसमें हमें रिएक्शन को करना पड़ता है, लेकिन जबकि इसमें क्या होता है कि रिएक्शन अपने आप होता है, इसमें हमें करना नहीं पड़ता है। तो जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और किसमें होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, तो इसके थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और ये गिब्स फ्री एनर्जी ही क्या करता है? आपका केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, केमिकल जो रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, यही एनर्जी ट्रांसफर होती है और कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और इसमें जो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी हम जो करते हैं वो गैलोनिक सेल में करते हैं, या फिर हम वोल्टाइक सेल में करते हैं। किसमें करते हैं? गैलोनिक सेल में या वोल्टाइक सेल में हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, वोल्टाइक सेल में या गैलोनिक सेल में हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है गैलोनिक सेल और वोल्टाइक सेल के बारे में। सिंपल सी बात है, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके बारे में जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो किस में होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसा होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, इससे जो जनरेट होती है एनर्जी वो किस फॉर्म में होती है? गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में जनरेट होती है। और ये सारा जो सिस्टम आकर करता है किसमें? गैलोनिक सेल में या वोल्टाइक सेल में। ठीक है, और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आकर होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स जिसमें हमको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो केमिकल रिएक्शन आकर करता है, और इससे हमें जनरेट क्या होता है? केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा एक हम कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हम सॉल्यूशन लेते हैं, किसका? कॉपर सल्फेट का।
ठीक है। इसमें एक रॉड फिक्स करते हैं, जो रॉड होता है वो जिंक रॉड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें जिंक रॉड डीप कर देते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। ऑब्जर्वेशन मिलता है वेट ऑफ जिंक डिक्रीज ये जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर सॉल्यूशन डिसअपियर, रेडिश ब्राउन कलर सॉलिड obtained in बॉटम, ठीक है। बॉटम में क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड ऑब्टेन्ड हो जाता है, ठीक है। फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है, सॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज। सबसे पहले आप 10th में क्या ये एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि जब हम जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो होता क्या है कि कुछ समय बाद ये रॉड जो है पूरी तरह से ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पे जो बॉटम है, इस बॉटम में रेडिश ब्राउन कलर का एक सॉलिड ऑब्टेन्ड हो जाता है, ठीक है। और जो इसका सॉल्यूशन का ब्लू कलर है, इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये आप 10th में एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है, जो इनका ऑब्जर्वेशन हमें दिखता है, यानी कि वेट ऑफ जिंक डिक्रीज हो जाता है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर सॉलिड ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है ये क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है कि हमारा जो वेट है जिंक का डिसअपियर हो जा रहा है, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो डिसअपियर हो जा रहा है, उसका कलर डिसअपियर हो जा रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का जो सॉलिड है ऑब्टेन्ड हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है, क्यों, ठीक है। इसके बारे में जब हमने स्टडी किया, इस इलेक्ट्रोड, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक रॉड, किसी भी मेटल का रॉड डीप कर देते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड में ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, इसके बारे में हम देखते हैं इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहली चीज है कि जिंक डिसअपियर हो जा रहा है। तो होता क्या है कि जो जिंक है वो जिंक यहाँ से क्या होता है कि ये मेटल है। तो अभी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में नहीं पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि कौन जो है ऑक्सीडेशन का काम करता है, कौन रिडक्शन का काम करता है, वो आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन इसमें जो मेन जो फंक्शन है क्या होता है कि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा, मेटल जो सॉलिड मेटल है ऑक्सीडाइज होगा, तो ये Zn+2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, डिसअपियर कर देगा, यानी कि रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सॉलिड है तो क्या है, 0 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो जिंक है, ये जिंक इसमें आता है, ये बनाता है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होगा। अब क्या होता है कि जो आपका कॉपर है, ठीक है,
कॉपर सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्यूशन में ही जाएगा, तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होता क्या है कि जिंक +2 और जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये सॉल्यूशन में जाते हैं, और सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट क्या है, कॉपर +2। क्योंकि जब कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट जब सॉल्यूशन यानी वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयन में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट में कोई भी आयनिक कंपाउंड हम डालेंगे तो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा कॉपर +2 और SO4 2-, ये हो जाता है +2 और SO4 2-। तो जो कॉपर +2 आयन इसमें प्रेजेंट है वो क्या करता है, जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेता है, ये कॉपर बना लेता है सॉलिड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यही रिएक्शन होता है, यानी कि जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, रिमूव करके वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, कॉपर को दे देता है, और कॉपर क्या करता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसका जो कलर होता है, इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और जब आपका कॉपर इसके फॉर्म में था, प्लस आयन के फॉर्म में था, तब क्या था, ये ब्लू था, तब क्या था, ये ब्लू था। लेकिन कॉपर जब क्या हो गया, सॉलिड हो गया, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का आ गया। अब क्या हो गया, जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो सॉल्यूशन में कॉपर है ही नहीं, तो कॉपर है नहीं तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब कौन आ गया सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आपका जिंक आ गया। ठीक है, और जिंक का सॉल्यूशन में क्या होता है, कलरलेस होता है, इसीलिए तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है, तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है सॉल्यूशन में चला रहा है, कॉपर कहाँ चला जा रहा है, कॉपर सॉलिड में आ रहा है, और वही सॉलिड इस बॉटम पे क्या हो जा रहा है, जाके डिपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉपर होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन में टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक तो आपका रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक आपका रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को अगर हम क्या करें, ऐड करें, तो होता क्या है कि जिंक प्लस Cu+2 कन्वर्ट हो जाता है आपका Zn+2 और CuS सॉलिड। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और एक केमिकल रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट होती है, और जब एनर्जी जनरेट हो रही है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है। प्रूव कर रहा है, कौन प्रूव कर रहा है, प्रूव कर रहा है आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इट मीन्स क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट कर रहा है, और एनर्जी जनरेट कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब यही एनर्जी क्या करता है, हमें केमिकल एनर्जी होता है, और इस केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, इसके बारे में हम देखते हैं, किसमें, गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल के बारे में हम देखते हैं। तभी हमने आपको बताया था एक इलेक्ट्रोड के बारे में, जो हमने पूरी चीजें इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बता दी। इसमें हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं इस सेल में। कभी भी
सेल जो होता है आपका फुल इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड से सेल बनता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लिया और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम ले रहे हैं। इसमें हम जो सोल्यूशन लेंगे वो लेंगे ZnSO4 एक्वा सोल्यूशन। इसमें हम सोल्यूशन जो लेंगे वो लेंगे कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन। इसके खुद के सॉल्यूशन में खुद का हम क्या करते हैं, एक रॉड लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रोड बनता है, और ये होता है हमारा जिंक रॉड। ये कॉपर है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। कॉपर का रॉड लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। अगर ये बल्ब क्या हो जाएगा, अगर ये बल्ब मान लीजिए जलने लगेगा तो हम मान लेंगे कि क्या हो रहा है, हमारा जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में, स्टडी करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है, और अगर वो एनर्जी जनरेट हो रही है तो कैसे जनरेट हो रही है, क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो होता क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने जिंक लिया और जिंक सल्फेट लिया और जिंक का रॉड लगा दिया, कॉपर लिया, कॉपर का। जैसे ही हमने इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, दोनों वायर को कनेक्ट किया, तो हमने देखा कि जो बल्ब है वो जल रहा है। इसका मतलब ये है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ये बल्ब थोड़े समय के लिए जलता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, मतलब कि वो बंद हो जाता है, यानी कि वो जलना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एनर्जी है वो थोड़े समय के लिए जनरेट हुआ और थोड़े समय के लिए केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ, उसके बाद इसमें केमिकल रिएक्शन क्या हो गए, रुक गए। अगर केमिकल रिएक्शन लगातार होता रहता तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमेशा कन्वर्ट होता रहता। लेकिन क्या हो रहा है कि बल्ब थोड़े समय के लिए जल रहा है, उसके बाद बल्ब क्या हो जा रहा है, बुझ जा रहा है। तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इस सेल में भी प्रॉब्लम है। तो जब इसकी स्टडी की गई तो देखा ये गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपका क्या है, इस सॉल्यूशन में आपका Zn+2 के फॉर्म में है। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोड से आपका क्या होगा कि Zn+2 आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, और इस वाले सिस्टम में क्या है, यहाँ पे कॉपर+2 में है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा, जो कॉपर+2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा क्या चीज, कॉपर बना लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है कि Zn जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है Zn+2 में और ये चला जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन का जो कॉपर+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कॉपर S बन जा रहा है और ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, एक लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रोड से जिंक बार बार निकल रहा है, तो जब बार बार निकल रहा और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद जो ये इलेक्ट्रोड में हम अगर देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो होता क्या है कि जो हमारा रॉड है इसका डिप्लेशन हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे आपका डिप्लेशन हो जाता है और ये
सॉल्यूशन से इसका जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिंग है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यानी कि अब ये सॉल्यूशन से कनेक्ट नहीं रहता है तो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जब इनकम्प्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस नहीं होगी। पहला तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए जब एक आपका जिंक प्लस सॉल्यूशन में आएगा तो इस सॉल्यूशन का चार्ज क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का जो चार्ज हो जाएगा, देखिए पहले क्या था कि पहले हमने सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन होता है जब हम उसमें घोलते हैं तो जिंक प्लस जितना होता है उतना ही सल्फेट माइनस होता है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रोड से एक जिंक सॉल्यूशन में जाएगा तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब कॉपर क्या हुआ, कॉपर के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन गया और उसने क्या किया, 1+2 को लेके न्यूट्रल कर दिया और यहाँ कॉपर बना दिया। इसका मतलब यह है कि +2 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके कंपेयर अगर हम करें तो इस सॉल्यूशन का क्या होगा, इस सॉल्यूशन का जो चार्ज होगा वो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पॉजिटिव है, ये सॉल्यूशन क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है भाई, और ये क्यों पॉजिटिव है, एक जिंक +2 जब सॉल्यूशन में गया, पहले सॉल्यूशन न्यूट्रल था, एक भी अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इस इलेक्ट्रोड में गया तो उसने कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड बना लिया। और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिफिशियंट हो जा रहा है, यानी कि कम हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। इसलिए इस सॉल्यूशन की चार्ज क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि जब इस सॉल्यूशन का चार्ज जो है पॉजिटिव हो गया तो क्या इसके बाद जो पहला जिंक हमारा क्या हुआ, पहला जिंक +2 में आया तो उसके बाद अगर दूसरा जिंक जो है हमारा सॉलिड, अगर वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेगा तो ये बताइए क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां ट्रांसफर करने देगा, जाने देगा, नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव और इस निगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन लगने लगेगा। और इसी इंटरैक्शन यानी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, जब आपके सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड रॉड है, उनके बीच में जब क्या हो जाएगा, आपका चार्ज जनरेट हो जाएगा तो ये निगेटिव पोल हो जाएगा, ये पॉजिटिव पोल हो जाएगा। और 2 पोल के बीच में क्या होता है, 2 पोल के बीच में कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन होगा। अब ये अट्रैक्शन की वजह से क्या करेगा, ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने नहीं देगा। और जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव नहीं करेगा तो करंट कैरी नहीं होगा। है बात समझ में। तो हम एक चीज यहाँ पे आपको बता दें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode rod and electrolytic solution known as electrode potential. The potential difference between electrode rod and electrolytic solution known as electrode potential. ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें,
पोटेंशियल, सिंपल सी बात है कि ये हमारा सॉल्यूशन है। तो जब हमारा जिंक +2 इसमें जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पे आपका निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक पोल यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है, एक पॉजिटिव पोल हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक निगेटिव पोल हो जा रहा है। तो दो पोल के बीच में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि ये पोल है तो पोल के बीच में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब दो पोल जनरेट होते हैं तो उन दो पोल के बीच में हमेशा क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो एक पोल जनरेट हो गया। अब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो निगेटिव चार्ज आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। तो जब न्यूट्रल कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो जो बल्ब था थोड़े समय के लिए जला, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपका लाइट देना बंद कर दिया, यानी बुझ गया। तो ऐसा क्या हुआ, तो उस चीज को जो इसमें जो कमी रह गई उसको हम दूर करेंगे कैसे, जब हम इसके बारे में पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे उसके बाद। तो ये देखा गया कि भाई ये क्या हो जा रहा है, बल्ब जो है थोड़ी समय के लिए जल रहा है और ये फिर बुझ जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज लगाया। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, साल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि जो हमारा सेपरेट अलग अलग जो हाफ सेल हैं या हाफ इलेक्ट्रोड हैं, इनको हाफ इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तो फुल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो इन हाफ इलेक्ट्रोड को क्या किया, इंटरनली उन्होंने एक दूसरे से ज्वाइन किया, यानी कि इंटरनल सर्किट को उन्होंने कंप्लीट किया। अभी भी अगर हम देखें तो हम फिजिक्स में देखते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब तक पूरी तरह से सर्किट कंप्लीट ना हो, ठीक है, तब तक हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो सही से नहीं होता है। तो यहाँ भी हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें KCl प्लस KNO3 का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, या फिर KCl या NaCl ले लेते हैं, KNO3 का सॉल्यूशन लेते हैं, किसके साथ, अगर अगर सॉल्यूशन के साथ, अगर सॉल्यूशन लेते हैं। ये एक तरह का क्या होता है, एक तरह का आपका ये जेली टाइप का होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं कि इसमें इस KCl लेते हैं या KNO3, कोई एक ले लेते हैं, KCl ले लीजिए कि या KNO3 ले लीजिए, और उसको अगर अगर के साथ मिक्स करके इस जो U ट्यूब है, इस U ट्यूब में हम भर देते हैं, यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, अच्छी तरह से इसमें भर लेते हैं। इसमें अगर अगर इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा जो KCl है उसके आयन जो है प्रॉपर वे में जाए, ना कि एक ही बार में इलेक्ट्रोड में चला जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर वे में जाते हैं।
ये करता क्या है, ये जो पहली बात तो ये है कि जो हमारा साल्ट ब्रिज है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है, यानी इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। उसके बाद दोनों तरफ जो सोल्यूशन में क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, इस चार्ज को न्यूट्रल करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात यह है कि जब यहाँ पे Zn+2 जब सोल्यूशन में आया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज इस सोल्यूशन में जनरेट हो गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl- आएगा। और Cl- क्या करेगा, Cl- उस पॉजिटिव चार्ज जो एक्सेस में हुआ है, जो जनरेट हुआ है, उसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि क्या करता है, दोनों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कंप्लीट इनर सर्किट, जो हमारा इनर सर्किट पहले क्या था, कंप्लीट नहीं था, अब इनर सर्किट को या इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। इट प्रिवेंट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये क्या करता है, दोनों लिक्विड के जंक्शन को, पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है, मतलब दोनों जंक्शन को मिलने से रोकता है। ठीक है। और उनके बीच में एक कनेक्शन, यानी कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। यानी कि एक तरह से वो ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। नोट, आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन शुड बी सेम इन इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं साल्ट ब्रिज में, जिसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, आयनिक और केटायनिक और आयनिक दोनों का, केटायन एंड आयन जो भी है पॉजिटिव निगेटिव जो आयन बनेंगे, उन आयन की मोबिलिटी या आयनिक रेडियाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए एक की साइज छोटी है और एक की साइज बड़ी है, तो जो छोटा होगा वो फास्ट मूव करेगा, जो बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है। साल्ट ब्रिज का डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। साल्ट ब्रिज का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, एक यू शेप्ड का ट्यूब होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं।